नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं, आरंभ है प्रचंड। प्रचंड आरंभ हुआ है, रणभेरी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है, ऐलान हो चुका है लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान। और इसी के साथ जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है, आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीट के लिए चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे और 4 जून को देश की जनता को पता लग जाएगा कि इस बार किस राजनीतिक दल को बहुमत दिया है देश की जनता ने। और वोटिंग से लेकर नतीजे आने तक इसमें 46 दिन का वक्त लगने वाला है। लोकसभा के साथ साथ 4 राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। उड़ीसा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होना है। बाकी 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 544 हो गई है। इसकी वजह है कि मणिपुर की आउटर मणिपुर लोकसभा सीट और इस लोकसभा सीट में 28 विधानसभा सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों में 19 अप्रैल को और 13 विधानसभा सीटों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। ऐलान हो गया है, ऐलाने जंग हो गया है, रणभेरी बज गई है। और इस रणभेरी के साथ राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति की धार तेज करना शुरू कर दिया है। क्या पैमाने होने वाले हैं? अब तक जो तैयारियां चल रही थी, तैयारियों की जो गति चल रही थी, अब उस गति में कितनी तेजी आने वाली है? और क्या अपेक्षित था कि 16 मार्च को आचार संहिता लागू होगी, तारीखों का ऐलान होगा? अभी जो इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, उस इंतजार के कारण ये तारीख हुई या फिर इसके पहले की जा सकती थी? 4 जून को नई सरकार किसकी बनने वाली है पता चलेगा। किसकी क्या तैयारियां हैं और इसको लेकर के हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी। यश भारती जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंथन में। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी हैं। राज शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मोहित अग्रवाल जी हैं। मोहित अग्रवाल जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले आना चाहूँगा आपके पास राज शर्मा जी। कांग्रेस की सूची जैसी आनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय जनता, जैसे कांग्रेस ने पहले कहा था कि हम चुनाव से काफ़ी समय पहले अपनी सूची जारी कर देंगे। अब आचार संहिता लग गई है। इसके पहले जो 2 सूचियां जारी हुई हैं उसमें भी तादाद उतनी नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाती है, कांग्रेस से पहले सूची जारी कर दी। पहली सूची 195 की, दूसरी सूची 72 की। कांग्रेस ने कहा था कि हम सबसे पहले सूची जारी करेंगे, नहीं कर पाई। क्या वजह हो सकती है? और अभी भी आचार संहिता आज से लागू हो गई है, तो अगर प्रत्याशी की घोषणा में देर लगेगी तो स्वाभाविक बात है कि प्रत्याशी को समय नहीं मिलेगा। कांग्रेस क्यों पीछे रह रही है? ना, ऐसा कुछ नहीं सूरज भाई जी आचार संहिता से। और अपने हमारे कैंडिडेट में आपको मुतमईन कर दूं जी कि मैं यूपी की अगर बात करूं तो जी यूपी में हमारे पास 17 सीटें, जी 17 के 17 कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर्ड हैं। उसमें कोई किसी को शक का स्वभाव नहीं रहना चाहिए। जी ठीक है ना। और हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ आज कोई पहली बार नहीं रहे। और कोई हम लोग 2014 से सत्ता में नहीं आए हैं। हम लोग नाबालिग लोग नहीं है। हाँ और हम लोगों ने इस सत्ता को देखा। हमारी पार्टी ने इस देश को आगे बढ़ाया। हाँ और मैं आपको ये बात मुतमईन करना चाहता हूं जी कि हमारे, बार बार कह रहा हूं, हमारे कैंडिडेट तैयार हैं। हाँ लेकिन सवाल तो यहाँ उठता है, हाँ जो आवाज लगा रहे हैं, हाँ हालांकि जो वो आवाज लगा रहे हैं उनका बोर्ड पेट्रोल पंप पे लग गया है अच्छा कि अब की बार 400 बार अगर आ गई बदनसीबी से मोदी सरकार। अच्छा, मुझे यही नहीं समझ आ रहा हाँ कि ये लोग तो, जब ये 100% श्योर है हाँ कि इनको तो 400-500 सीटें मिल जाएंगी, हाँ इनको तो पता नहीं ये 643 सीट भी ले लें, कहीं 100 दाएं बाएं श्रीलंका पाकिस्तान से लिए। मैं ये कह रहा कि ये फिर इधर उधर की क्यों झांकी करते हैं। हाँ मैं अभी भी 51 सीट को छोड़ के कई जिले गिना दूंगा जहां पे इनके 8-8 बार के 7-7 बार के एमपी हैं। हाँ। उनका टिकट क्यों नहीं दे रहे। फिर इनके अंदर एक क्या था कि निषाद पार्टी के संजय निषाद से कह रहे थे कि भाई आप हमारे सिंबल पे लड़ लो। मैं आज सूरज भाई आपको सनद रहे, क्योंकि मैं आपके चैनल पे या किसी भी चैनल पे झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आज झूठ बोलूंगा 4 जून के बाद आप पूछोगे। हाँ
बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता राज शर्मा नहीं जी, हूं। आपने दो चीजें मैं कही एक हैं, बात कह रहा हूं। वापस आता हूं। दो चीजें आपने कही, एक तो नाबालिग सरकार कही कि हम 2014 में नहीं आए हैं, पहली बात ये है, और दूसरी बात जो आपने कहा है कि ये 400 पार का नारा लगाना, तो कांग्रेस भी 500 पार का नारा लगा सकती है यदि जनादेश है और जनता के साथ। ये सवाल लेकर वापस आऊंगा, लेकिन नहीं, अभी मैं आना चाहूंगा, तौकीर रजा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है तौकीर रजा जी देश न्यूज में। तौकीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जो बात कही, जैसे कि अभी राज शर्मा जी ने कहा कि हम नाबालिग नहीं हैं, हम 2014 में नहीं आए हैं सरकार में, हम पहले से सरकार में हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नाबालिग सरकार है? देखिए, इन्होंने अपनी बातों से खुद बता दिया, ये नाबालिग नहीं है, ये बुजुर्ग हो चुके हैं। अब इनकी उम्र खत्म होने की तैयार बैठी हुई है, इसलिए जनता जो इनको उखाड़ फेंकने तैयार बैठी, युवाओं को मौका देने के लिए। हाँ। और रही बात नाबालिग, तो देखिए नाबालिग तो इनको भी पता होना चाहिए कि नाबालिग चुनाव नहीं लड़ता था। हाँ। बालिगी चुनाव लड़ता है। हाँ। और 400 पार की अगर बात कर रहे हैं तो हाँ। मोदी जी ने जो जो नारा लगाया आज तक उसको संपूर्ण किया है, पूरा किया है। और आने वाले समय में भी हम 400 पार करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो जो कार्य किया, हमने मोदी जी की गारंटी के रूप में बोलिए या मोदी जी ने जो जो कार्य किया है, हाँ। उसको द्रुत गति से किया है। विकास की गति जो है 1 गुना नहीं 4 गुना बढ़ी है। ठीक है। आपके राज्य में गति तो खत्म हो गई थी, भ्रष्टाचार की गति बढ़ती रही और जेब अपनी भरते रहे, उसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तौकीर रजा जी, मेरे मन में एक संदेह है, ये प्रश्न कहें मेरा, मेरी जिज्ञासा कह सकते हैं आप उसको, कि क्या वो 143 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि वहां चुनाव हार जाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अभी हम जो है जहां जहां हम कई जगह हारे थे, हाँ। वहां पे भी हम जीतने जा रहे हैं। आपको यह भी बता दूं, 21 राज्यों में हाँ। कांग्रेस की मात्र 12 सीटें हैं। इनको एनालिसिस करने की आवश्यकता है। हाँ। कि ये कहां पहुंच गए। हाँ। और हमको बता रहे हैं कि ये नाबालिग है। अगर नाबालिग है, अगर आप अपने हमारे को नाबालिग समझते हैं, हाँ। तो आप जरा बताइए कि आप 21 राज्यों में 12 में क्यों सिमट गए। ठीक है, ये सवाल आपको समझना ठीक है, पड़ेगा। आपका ये सवाल लेकर के जाऊंगा, आपका ये सवाल लेकर के शर्मा जी के पास जरूर जाऊंगा। तौकीर जी, अभी यश भारती जी प्रकार से बहुमत के साथ आ रहे हैं। ठीक है, तौकीर रजा जी वापस आता हूं आपके पास में। यश भारती जी, आपके पास आना चाहूंगा कि तमाम विश्लेषण और बातचीत से हुई कि कौन बुजुर्ग है, कौन नाबालिग है, इन सबके बीच में जहां कांग्रेस का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हैं, देश की अन्य राज्यों की सीटों पर भी हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की में देखें, एक सीट गठबंधन के चलते समाजवादी पार्टी को दे दी गई। समाजवादी पार्टी ने अभी कुछ देर पहले कुछ प्रत्याशियों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में कहां खड़ी है? देखिए, समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, उन किसानों के साथ खड़ी है जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए थे कि आय दुगनी हो जाएगी। यहाँ गेहूं की कीमतों की बात, एमएसपी की बात 2700 रुपए की बात थी, लेकिन 2400 रुपए दे रहे हैं, उसमें भी 150 रुपए बोनस देंगे। उस झूठ को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। लगातार पेपर लीक होने वाली सरकार के खिलाफ खड़ी है, जो बेरोजगार युवाओं को छलती है, पेपरों में परीक्षा फॉर्म भरवाने के नाम पे जो लूट मचा के रखती है, उसके खिलाफत में समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो आपका विरोध राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से है? भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारों से हैं, जो दावे करते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, और सारे इंजन ही आपस में टकराते हैं। हाँ। इनका आपस में ही समन्वय नहीं होता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इन्होंने व्यापम घोटाले के बाद प्रवेश परीक्षा लेने वाली एजेंसी का नाम व्यापम का 3 बार बदल दिया, लेकिन वो लीकेज बंद नहीं कर पा रहे हैं। जो लीकेज है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित विधायक के कॉलेज में पटवारी परीक्षा में टॉप 10 में 4 या 5 उनके कॉलेज में से निकलते हैं, और जब उनका इंटरव्यू होता है तो उन्होंने सामान्य ज्ञान की भी कमी पाई जाती है। चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार में, जिनके कॉलेज में नकल पाई जाती है, लेकिन असर कुछ नहीं होता। यही विपक्ष के यहाँ कहीं कुछ खबर होती है, सामान्य किसी व्यक्ति के यहाँ कॉलेज में ये सब घटनाएं होती, तो अभी तक बुलडोजर चल जाता, वो जेल की सलाखों के पीछे होता और तमाम चीजें हो जाती। तो ये जो ठगने का काम हो रहा है हर वर्ग के साथ में, उन हर वर्ग के साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, उनको न्याय दिलाने के लिए, अन्याय के खिलाफ। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि हम तो संविधान बदलने आए हैं, हाँ। उस खिलाफत के साथ में खड़े हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी कड़ी तपस्या और मेहनत के साथ में संविधान लाए थे, जिसमें हर वर्ग को न्याय मिले, जो पिछड़ गए हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म करने में लगी। 543 में से आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी?
देखिए अब तो इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो 1 2 4 6 8 की बात नहीं, अब तो पूरी सीटों की बात है। हाँ। हम जहां भी हमारी ताकत होगी, चाहे वो 1 वोट की हो, 1 लाख की वोट की बात हो, हाँ। हम अपनी पूरी ताकत के साथ में इंडिया गठबंधन के साथ में हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार को हटाने के काम में लगेंगे। हाँ। और पीडीए जो हमारा नारा है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, उसके माध्यम से है। जातीय जनगणना हमारा विषय है कि हर वर्ग को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। यहाँ जो देश में जिस तरीके का माहौल है, कितना दुर्भाग्य है कि 100% जनता में से 90% जनता को एबनॉर्मल माना जाता है और 10% जनता को नॉर्मल माना जाता है, यानी सामान्य माना जाता है। और बात क्या की जा रही है, आत्मनिर्भर बनाने की। अमृतकाल चल रहा है, तो जिस देश के 90% लोग एबनॉर्मल माने जाते हों, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई योजना ऐसी नहीं लेकर के आई। और लगातार जब जातीय जनगणना की बात होती है तो जातीय जनगणना से ही उनको मुख्य धारा में लाने का काम होगा, क्योंकि जब जातीय जनगणना होगी तो उनकी शैक्षणिक स्थिति की बात पता चलेगी, सामाजिक स्थिति की बात पता चलेगी, आर्थिक स्थिति की बात पता चलेगी। हाँ। और उसके माध्यम से योजना बना के उनको ठीक ढंग से लाभ पहुंचेगा, मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा। ना कि राशन दे के आत्मनिर्भर ना बनाते हुए निर्भर बना देना सरकार पे। हाँ। ये दोहरे मापदंड केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलते हैं। ठीक है। झूठे वादे, झूठे दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। चलिए वापस आता हूं आपके पास में। मोहित अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मोहित अग्रवाल जी, जिस तरह से परिचर्चा में सामने बातें आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र में सरकार है या जिन राज्यों में सरकार है वहां पर तमाम चीज़ों का विरोध है, इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का नारा जो है अब की बार 400 पार। आचार संहिता लागू हो गई है, 46 दिन का समय है। 46 दिन के बाद में अब देश के सामने वो तस्वीर साफ होगी कि 2024 से 2029 तक देश में कौन सी राजनीतिक दल सत्ताधारी दल कहलाएगा और किसकी सत्ता होगी। और अब इन सब चीज़ों पर तैयारियों को लेकर सबने कहा कि हम परिपक्व हैं, हमारी तैयारियां पूरी हैं, लंबे दिनों से हैं, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर के जो प्रत्याशा है, प्रत्याशियों की प्रत्याशा अभी भी बरकरार है और प्रतीक्षा बरकरार है। आपको लगता है कि ये समय मुफीद है इन सब चीज़ों के लिए? ये वर्तमान का जो समय है कि इसके पहले यदि तैयारी हो जाती तो शायद परिणाम बदल सकते थे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा उलटफेर किया, उसी से सबके अंदर भय पैदा हो गया है। आप कांग्रेस को भी देख सकते हैं, आप जेजेपी को भी देख सकते हैं, सभी अपने प्रत्याशियों की जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के सामने किस तरीके से प्रत्याशियों को रखें और चुनाव को जीतने की भी कोशिश करें। हर राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से तो कोशिश करती है और कहती है कि इस सरकार ने ये नहीं किया, उस सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की तरफ भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अगर कहा जाए कि वहां पर जो भी चुनाव हुए हैं वहां पर दंगों की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा होगा 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। हाँ। अभी पूरा जो संदेश खाली का भी मुद्दा आपने देखा कि वहां पर जितना भी जो दबदबा है वहां के लोकल व्यक्तित्व का, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ ये तो जैसा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का, मोहित जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो निशाना है, जो फोकस, वो दक्षिण की तरफ भी ज्यादा है, वहां से ज्यादा सीटें भी लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति के तहत सफल हो पाएगी वहां पर? हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को वहां से सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। संदेश खाली के मुद्दे को पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बुनाएगी और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी को बहुत मदद करने वाला है। चलिए, ये एक बड़ा संगठन और एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है, क्योंकि राम मंदिर के बाद एक माहौल का निर्माण हो रहा है। तौकीर रजा जी, कुछ आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि यश भारती जी ने कहा है कि चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर आत्मनिर्भर बनाने की जगह लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को निर्भर बना दिया है, डिपेंड कर दिया है सरकार पर। क्या ये जो कदम उठाए गए थे इसलिए उठाए गए थे? देखिए, एक बात बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने भी कार्य किए हैं वो एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। अभी ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी के यूपी में जब उनकी सरकार रही तो लोगों ने देखा कि खुलेआम चीटबाजी होती थी, खुलेआम आप पेपर देते थे, पेपर लीक होते थे। और उन्होंने क्या किया, और उनके संस्कार की अगर बात करें तो उन्होंने अपने पिता का नहीं हुआ, अपने पिता के साथ सबके सामने तौकीर रजा जी सवाल समझ लीजिए, तौकीर रजा जी सवाल समझ लीजिए। कागज तो दिखाने पड़ेंगे, कपड़ों से पहचान लेते हैं दंगियों को,
सवाल समझ लीजिए, बातें बहुत सारी हैं जिनकी गोदी में आप बैठे हैं, उन्होंने बहुत सारी तारीफें की है तौकीर रजा जी, मैं उन बातों को नहीं कहूंगा। सवाल सूरज जी जो ने किया है वो जवाब दीजिए। यश जी, मेरी बात आप पहले समझ लीजिए। नहीं समझनी नहीं है, जो सवाल आपसे किया उसका जवाब दीजिए। चाइना की गोद में आपका संगठन, आपके मुखिया, गोदा गोदी का खेल आप लोग खेलते हैं, चुनाव आने से पहले लाल आंखें दिखाते हैं और उसके बाद में साबरमती में झूला झुलाते हैं। उसी झूले में तौकीर रजा जी आप भी झूल रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि भाई कपड़ों से पहचानने वाली कौन सी कला है कि दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लेते हैं? तौकीर रजा जी वो बताइए ना, आपके नेता कपड़ों से पहचान लेते हैं दंगाइयों को। आप अपनी पहचानिए, कपड़ों से पहचानने की अगर बात करें तो कपड़ों से तो ऐसा संस्कार दिखते हैं आपके कि कैसे संस्कार है जो अपने। मैं तो आपके नेताओं के वक्तव्य बता रहा हूँ, कपड़ों से पहचान लेते हैं, देशद्रोही बता देते हैं, देश से निकालने की बात करते हैं तौकीर रजा जी, महिलाओं को सम्मान देने के नाम पे पुरुषों को अपमानित करते हैं। ये सब काम आपके नेता करते हैं। आप बेहतर बता पाएंगे तौकीर रजा जी। हमने धारा 370 भी हटा दी और धारा 370 हटाकर वहां पर विकास की गंगा भी बहा दी। तौकीर जी क्या बोलेंगे, 370 हट गई है क्या? 370 हट गई है क्या देश में? एक झंडा एक निशान दिखा दी, नागालैंड में 2-2 झंडे कैसे हो गए? नागालैंड का अलग झंडा कैसे हो गया? वहां जाने के लिए अलग से परमिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपकी स्थिति यह है, आपकी स्थिति है वहां पर तिरंगा जो है फहरा नहीं जाता था, लगता आप भूल गए। अरे तौकीर रजा जी, आप प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप दंगाई बोलते हैं, वो आपको कपड़ों से पहचान लेते हैं। तिरंगा भी फहरा दिए, धारा 370 हटा के दिखाइए, हम धारा 370 भी हटा दिए, 53 तलाक भी हमने तत्कालीन 53 तलाक भी खत्म कर दिया। चलिए ठीक है, हम विषयांतर हो रहे हैं। सूरज जी जवाब नहीं, मैं जो सवाल सवाल फिर दोहराऊंगा तौकीर रजा जी से, सवाल फिर दोहराऊंगा मैं। ठीक है तौकीर रजा जी वापस आऊंगा अपना वही सवाल लेकर के आपके पास। तो जितने आज जितने लखनऊ में वहाँ एक बड़ा गड्ढा मिला है विकास के नाम पे। ठीक है आपकी सरकार के टाइम में कांग्रेस। ठीक है तौकीर रजा जी वापस आता हूँ, चूंकि समय किसी ने और मेहमान हमारे साथ हैं। तौकीर रजा जी वापस आऊंगा आपके पास। मैं राज शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि ये नाबालिग सरकार है, उन्होंने दो बातें कही तौकीर रजा जी ने कि नाबालिग चुनाव नहीं लड़ते, और हाँ यदि वो नवोदित हैं तो आप बुजुर्ग हो चुके हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इस बात का जवाब तौकीर रजा जी को दीजिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए दर्शकों के लिए कि क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस को बहिष्कार करना देश के लोकसभा चुनाव 2024 में उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है कांग्रेस के लिए, या उसकी सफाई में कांग्रेस के पास कौन से शब्द हैं? ना सूरज भाई, मैं आपकी इस बात से, राम मंदिर के बारे में कहूंगा तो मैं इस बात से कदापि इत्तेफाक नहीं रखता हूं जी। दुनिया में कांग्रेस की सरकार हुई, जब वहां ताला खुलने का समय आया था तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जब कोर्ट पे केस चल रहा था तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने एसएसपी और डीएम को बुलाया, कहा ये बताओ आदेश ताला खुलने का दे दूंगा, लॉ एंड ऑर्डर संभाल लोगे? ये कांग्रेस का इकबाल था कि वहां का कप्तान और डीएम कहता था हाँ आप आदेश दीजिए, हम लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेंगे। ये नाबालिग की सरकार का। अरे साहब राज भाई जरा ये बताइए, आपके कपिल सिब्बल ने 25 वकीलों को लगाकर राम सेतु के अस्तित्व को नरेंद्र मोदी साहब से कहा था आप इसे कानून बना के पीले चावल चाहिए था, तौकीर साहब को याद हो तो उसको भी नकार दिया मोदी जी। अरे जिसने राम सेतु को नकारा, राम जी के अस्तित्व निकाला, तो दूसरी बात मैं एक बात कहता हूँ, किसने करो यार ताला दिए, अभी ताला खुलाते तो वहीं पर काम नहीं कर दिए थे आपने। आपको तो ये समझना पड़ेगा कि आपने लोगों से कहूंगा कि इनको आपके लोगों ने राम जी के अस्तित्व की पकड़। चलिए अपने समय पर अपनी बात रखें। तौकीर रजा जी वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है तौकीर रजा जी आपके समय पर आऊंगा तब अपनी बात रखें। अभी राज शर्मा जी की बात पूरी होने दीजिए। एक बात मैं कहता हूँ जी, आपकी बात का जवाब दे दिया, इनकी बात का जवाब इन्होंने शासन में मील का पत्थर तो साबित किया। मील का पत्थर क्या किया? जिन लड़कियों ने, जिन बच्चियों ने हमारे लिए गोल्ड मेडल लाए उनकी आबरू से खेल, बेरोजगारी बढ़ाई, मील का पत्थर पारी किया। आज किसी भी आबरू की बात मत करिए। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर नहीं है, मील का पत्थर आऊंगा, यही सवाल लेकर आऊंगा आपके पास तौकीर रजा जी। पूरे टीचर नहीं है, ये मील का पत्थर साबित किया। और एक मील का पत्थर आ रहा हूं तौकीर जी आपके पास ही आ रहा हूं जी, कि छापा मारो। पहले दरोगा जी फंसाते थे, फिर रिश्वत लेते थे। अब तो सरकार कहती है आपके चैनल में ईडी का छापा मार देंगे, आपने अगर 200 करोड़ दे दिया अगले दिन 6 चैनल खुलवा देंगे। इनका ये है
मैं कह रहा हूं, आपने कहा, आपने राज शर्मा जी अभी कहा कि पहले दरोगा जी परेशान करते थे, दरोगा जी सेटलमेंट करते थे, अब उसके स्थान ईडी ने ले लिया। सरकार कर रही है। तो आपके समय पे होता था दरोगा जी द्वारा सेटलमेंट? आपकी सरकार के समय पे दरोगा द्वारा सेटलमेंट होता था? दरोगा, इधर सुन लीजिए, हाँ। दरोगा परेशान करने के लिए ही पैदा हुए। ठीक है, मतलब न्याय व्यवस्था सही नहीं है देश में? सूरज भाई, जी, पूरी होने दो। आ रहा हूं तौकीर जी, आप ही के पास आ रहा हूं। सूरज जी भाई, मेरी बात पूरी होने दो। जी मैं इतना बात कहता हूं, जी 2014 में हाँ। मोदी जी को बड़े प्यार से देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना, हाँ 2019 में भी चुना, हाँ 10 साल हो गए। विश्व गुरु बनना चाहते हैं, कहते हैं जैसे, हाँ। एक विश्वविद्यालय तो बना दो गुरुदेव, चलिए, एक विश्वविद्यालय तो बताओ जहां जी, तौकीर पे जी। मेरे विश्वविद्यालय। ठीक है, राज शर्मा जी जवाब ले लूंगा तौकीर रजा जी से। जी तौकीर रजा जी विश्वविद्यालय जी, महिलाओं की क्या बनाया की बात आपने? कर रहे थे, हाँ, हाँ। ये महिलाओं की असमत की बात है। अब सुन लीजिए मेरी। बेरोजगारी। ठीक है, राज शर्मा जी जवाब ले लूं आपके सवालों का। सुन लीजिए, हाँ ऐसा है, ये महिलाओं की असमत की बात करते थे, तो जब वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा था और कश्मीरी पंडितों की बहनों को बोला जा रहा था, छोड़ दिया था। आपने कब जब गए? आपके कितने? कांग्रेस आ रहा हूं, यशपाल जी आपके पास भी आ रहा हूं। जी आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ 370 हाँ। आर्टिकल हाँ। कितने गए? मुझे एक बताओ, 4 परिवार गिनाओ जो पंडित। ठीक है। अरे मुझे ये बताओ, 4 यशपाल जी आ रहा हूं, तौकीर जी की बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आ रहा हूं। यशपाल जी जी 200 परिवार मेरे संपर्क में है। कश्मीरी पंडितों का मैं ब्राह्मण हूं। ठीक है, राज शर्मा जी। रोजों का टाइम चल रहा है, झूठ बोलेंगे अगला जन्म केकड़े का हो जाएगा। आज के टाइम में तौकीर भाई अगर झूठ बोलोगे, राज शर्मा जी राज शर्मा जी आता हूं आपके पास। ठीक है, राज शर्मा जी तौकीर रजा जी आज झूठ नहीं ठीक बोला। है, तौकीर रजा जी झूठ क्यों बोल रहे हो? राज शर्मा जी आपसे भी आग्रह है, आपका सवाल ही लेकर जा रहा हूं। तौकीर रजा जी मेरी बात का सीधा सवाल, मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। तौकीर रजा जी मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिएगा। मेरे सीधे सवाल का, जो अभी राज शर्मा जी ने कहा कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं तो एक विश्वविद्यालय तो खुलवा दीजिए, इस बात का सीधा जवाब दे दीजिएगा। बस फिर यश भारती जी के पास आ रहा हूं मैं। जी देखिए, हमने तो जितना है, जितने विश्वविद्यालय की बात करें, अभी विश्वविद्यालय को डेवलप करने की आवश्यकता है। जो विश्वविद्यालय है हाँ। हम तो खोलने वाले हैं और आगे भी जाने वाले हैं। ठीक एम्स है। की बात करें तो इनकी सरकारों ने सिर्फ एक एम्स, 2 एम्स बनाया था और माननीय मोदी जी ने कितने एम्स बना दिए? चलिए। ठीक है, मतलब अभी उन्नयन की आवश्यकता है, नए खोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तौकीर रजा जी का कहना है। ठीक है, राज शर्मा जी वापस आता हूं आपके पास में। ठीक है, तौकीर रजा जी, जैसा आपने कहा कि अभी नए खोलने की आवश्यकता नहीं है, तौकीर रजा जी ठीक है, अभी जो है उनके उन्नयन की आवश्यकता। यश भारती जी आपके पास आ रहा हूं, अपनी बात रखें। जी यश भारती जी। देखिए, मुझे लगता है कि तौकीर रजा जी बड़ा सभ्यता के साथ और अनुशासन के साथ में मेरी बात सुनेंगे, जैसा जी। वो दावा करती है उनकी पार्टी जी। अनुशासित होने का। जी अभी जब विश्वविद्यालय की बात चल रही है, हाँ। इनके पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इन्होंने एक विश्वविद्यालय जो खोल दिया है, उसके लिए अभी तक भूमि नहीं ले पाए कि कहां पे खुलेगा। खोल जरूर दिया है, पर वो लग कहीं 5वीं मंजिल पे रहा है, दूसरी जगह पे। तो वो कब बनेगा ये खुद बता दें। हाँ। एम्स के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं। राजधानी भोपाल में है, राजधानी रायपुर में है, और भी जगह जहां है, सब आधा अधूरा है। जैसे मंदिर की बात चल रही है, हर चीज आधी अधूरी, इनकी हर बात आधी अधूरी है, बिना तैयारी के सब घोषणाएं हैं। तो बात वही हो रही है। और दूसरी आपकी बात काट रहा हूं। आपने कहा कि हर तैयारी आधी अधूरी है, चुनाव की तैयारी भाजपा आगे दिखती है। नहीं, चुनाव की तैयारी है। जो इलेक्ट्रॉल फंड से या अन्य माध्यमों से जी, 5 स्टार कार्यालय खुल गए हैं, हमने 6.5 साल का शासन अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी देखा। वो तो एक भी जिला कार्यालय नहीं खोल पाए, और यहाँ तो 5 स्टार कार्यालयों की श्रृंखला चालू हो गई। ये पैसा कहां से आ रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद बता पाएगी, बाकी जनता समझ रही है। जनता को हर बार ये प्रतीकों की आड़ में, अभी भगवान श्री राम की आड़ में जा रहे हैं, वहां भी आधा अधूरा मंदिर दिखा करके वोट लेना चाहते हैं। और बात क्या करते हैं, फलाने ने आमंत्रण ठुकरा दिया, इसने आमंत्रण ठुकरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं गए, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, अन्य लोग, राजनाथ सिंह जी, अन्य जो जितने पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, एक भी नहीं गया। तो भैया भगवान राम को तो आप भी नहीं मानते उस हिसाब से। चलिए, और भगवान राम का जब बुलावा आएगा तो पता नहीं चलेगा, रातों रात कब सांस रुक जाती है भाई। आपसे जवाब मांगता है। बिल्कुल, आप दोनों की बात है। राज शर्मा जी आपकी बात, यश भारती जी, तौकीर जी के पास आ रहा हूं। तौकीर रजा जी, अभी बात हुई है, जैसे कि आपने कॉलेज का कहा, तो कुछ उदाहरण यश भारती जी ने गिनवाए हैं। दूसरी बात, राम मंदिर की बात कही कि आधी अधूरी तैयारी, आधी अधूरी योजनाएं, आधी अधूरी बातें, आधी अधूरी गारंटी की बात यश भारती जी ने कही है। जवाब दे, चूंकि समय की सीमा है, कम शब्दों में अपनी बात रखें, फिर उसके बाद में मैं मोहित जी के पास आना चाहूंगा।
देखिए एम्स की अगर बात करें, कौन सा एम्स आधा अधूरा जरा बता दीजिए। आइए भोपाल, आइए रायपुर, आइए गोरखपुर, आइए अमेठी, बताइए, नाम बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ भाई। ऋषिकेश का अधूरा है, तो एम्स कितने हैं ऋषिकेश तो आप बेहतर बता देंगे। वाकिफ हूं मैं उससे। नजरों में शर्म रखो तौकीर भाई। हर कोने में आप जाइए, जी। जितने एम्स है आने वाले समय में और एम्स बढ़ने वाले हैं। राजनीति छोड़ दूंगा। हो चुके हैं। सूरज भाई, ऋषिकेश एम्स में डॉक्टर नहीं है, विभाग में कोई कमी नहीं, पोस्टमार्टम सही से नहीं होता है। बताइए मेरे को, राम मंदिर अरे बिना बन गया, ऋषिकेश उदाहरण की एम्स बात में करें तो सूरज उन्होंने भाई प्रधानमंत्री को बुलाया, 24 घंटे वहाँ के की बाद समिति ने पोस्टमार्टम होता प्रधानमंत्री है। को बुलाया। इनको होता है कि इनको सिर्फ मोदी ने दर्द है, जवाब ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनको सिर्फ मोदी सूरज के भाई, नाम से जी, दर्द जी, है। राज शर्मा जी। तो इनकी कलई खोल दूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, जी, ये सनातन धर्म की सरकार है। इन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश को शराब का अड्डा बना दिया। नहीं, इनके नहीं, ठीक है। के मिनिस्टर ठीक है, ठीक है। लक्ष्मण झूला से 2 किलोमीटर मैं मान गया आपकी बात मान गया, जैसा कि कहा। ठीक है तौकीर रजा जी, बात और आई है, राज शर्मा जी ने और भी बातें कही, पर चूंकि समय की सीमा है। तौकीर रजा जी, तौकीर रजा जी, तौकीर रजा जी, बात विकास की कर रहे हैं, बात आप मंदिरों की कर रहे हैं, आपने एम्स की बात कही, बहुत सारे एम्स गिनाए हैं, यश भारती जी ने गिनाए हैं, राज शर्मा जी ने गिनाया। राज शर्मा जी ने एक और बात कही, हरिद्वार की बात कही कि ये सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है। अब चूंकि समय की सीमा है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मोहित अग्रवाल जी, तमाम चर्चा का विश्लेषण आपसे चाहता हूं अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में कि क्या राजनीतिक दल इसी कार्यशैली के तहत इन्हीं तैयारियों के साथ जनता के बीच जाने वाले हैं, जहां जनता सवाल लेकर खड़ी है। देखिए, आप बहुत सही बात कर रहे हैं। जनता के सवालों के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां जवाब नहीं दे रही हैं। सब राजनीतिक पार्टियां अपना महिमा मंडन करती हैं। जनता के जो निजी मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। यहाँ पे सभी पार्टियों का नेतृत्व है, समाजवादी पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है। सही मुद्दे तो यही है कि जनता के कि जो मोदी जी ने जितना भी विकास किसी भी क्षेत्र के लिए किया, यदि किसी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो उनके लिए बात करनी चाहिए। जिन सांसदों ने अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया, 543 सांसद हैं, जिन सांसदों ने अपने क्षेत्र के लिए, अब हरियाणा को 2 एम्स मिले, इन राज्यों को एम्स नहीं मिले, उनकी चिंता होनी चाहिए। ठीक है मोहित जी, हरियाणा में स्थानीय सवाल आ रहा है मेरे मन में, एक स्थानीय सवाल, चूंकि हम राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करें, लेकिन स्थानीय सवाल चूंकि आप हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में जो वर्तमान सियासी घटनाक्रम हुआ, इसका मतदाता के मन पर क्या असर होने वाला है? नहीं, हरियाणा में जो राजनीतिक घटनाक्रम आप सभी ने देखा, इससे निश्चित तौर पे मतदाता को जो टीस थी कि मतदाता को एज अ मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते थे, पिछले कुछ समय से उनका विरोधाभास था। 2 टर्म के उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर एंटी इनकम्पेंसी की जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही इस चीज को भाप लिया और उनको बदला, इसका निश्चित ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। मतलब ये प्रयोग इसके पहले के चुनाव में 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, और अब तक 7 जगह प्रयोग किए हैं, जहां से 5 जगह उनको सफलता भी मिली है। भारतीय जनता पार्टी प्रायोगिक रूप से चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, रीति नीति है, उसके तहत लड़ती है, लेकिन जनता के सवाल अभी भी जायज है। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। तौकीर रजा जी, राज शर्मा जी, यश भारती जी, मोहित अग्रवाल जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हम कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान तो हो रहा है और हो चुका है, अब 7 चरणों में चुनाव होना है, आरंभ प्रचंड हो चुका है, ऐलान हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है। देखना दिलचस्प है कि जनता के मन में, मतदाता के मन में जो सवाल है, उन सवालों के जवाब कौन सा राजनीतिक दल दे पाता है, किस राजनीतिक दल के पास वो सटीक उत्तर होंगे कि वो जनता को आश्वस्त कर पाएंगे, जनता को अपनी ओर मतदान करने के, अपने पक्ष में मतदान करने के लिए वो कौन सा राजनीतिक दल है जो विवश कर सकता है या फिर उनको आश्वस्त कर सकता है कि उनकी मांगे, उनके सवालों का जवाब वो देगा। उसी राजनीतिक दल को, उसी नेता को जनता सिरमौर बनाने वाली है, और बहुत जल्द, अब 46 दिन के अंतर ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सा राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होने वाला और किसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, किसे जनता नकार देगी, ये बहुत जल्द हमारे आपके सामने होगा। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।